चलो तो देखो, आज हम लोग क्लास 11 में इतना टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने क्लास 11 बायोलॉजी लेसन 2 का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आज इतना टॉपिक 5 आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा जगत, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आद्य बैक्टीरिया, तब हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत, तब हम लोग के पास आता है क्राइसोफाइट। माने इतना 5 जगत के बारे में हम लोग आज जिक्र करना है। मोनेरा जगत, आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा जगत और क्राइसोफाइट। पहले हम आपको मोनेरा जगत के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। कहोगे कि मोनेरा जगत में, सुनो पहले, मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, ठीक है ना। माने मोनेरा जगत में जितने बैक्टीरिया होते हैं सबको सम्मिलित किया गया है। बैक्टीरिया जो होते हैं वह जीवधारियों के अंदर रहकर या बाहर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वह मृत जीव जंतुओं से ही अपना भोजन बनाते हैं। हालांकि जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और हमारे अंदर बहुत अधिक बीमारी को फैलाते हैं, क्योंकि देख नहीं पाते हम लोग। जब देख नहीं पाते हैं, जब देखेंगे नहीं तो भाई हमारे अंदर एंट्री कर जाते हैं, तो तमाम प्रकार के घातक बीमारियां ये उत्पन्न करते हैं। हालांकि जो मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया रखा गया है उसको हम लोग 4 भागों में देखेंगे, 4 भागों में पाते हैं। तो गोलाकार जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर दंडकार जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर कामा आकार के भी जीवाणु होते हैं और फिर सांप के आकार के भी जीवाणु होते हैं। सब आपकी किताब में बनाया गया है कि 4 प्रकार के जीवाणु के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा मोनेरा जगत के बारे में लिखते हैं, लिखते हैं। आओ तो आज का पहला हेडिंग बना लो, मोनेरा जगत। तो समझे ना मोनेरा जगत में क्या पढ़ने वाले हैं आपने, जीवाणु के बारे में। लिखो हेडिंग में मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। कहोगे कि इस जगत में प्रमुख रूप से सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं। सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं और सूक्ष्म जीव के रूप में जीवाणु आते हैं। इसमें प्रमुख रूप से सूक्ष्म जीव के रूप में जीवाणु आते हैं। अच्छा, आप जीवाणु के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जीवाणु जो होते हैं हर जगह उपस्थित होते हैं। जीवाणु जहाँ बहुत अधिक ठंडा तथा जहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है तो वहाँ भी उपस्थित रहते हैं। जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, जहाँ बहुत अधिक जाड़ा पड़ती है, वहाँ भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और आगे लिख सकते हैं कि जीवाणु मरुस्थल और झरनों पर भी पाए जाते हैं। आगे कह सकते हैं कि जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये अपना भोजन दूसरे जीव या मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं।
जो मृत जीव जंतु होते हैं उससे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा, तब एक चीज़ आता है जीवाणु के प्रकार। जीवाणु के प्रकार, तो जीवाणु तो कई प्रकार के होते हैं, ये कुछ प्रकार में लिख रहा हूँ, आप उसको याद रख लीजिएगा। जीवाणु में जो पहला प्रकार होता है इसका नाम लिखना कि एक तो जीवाणु होता है गोलाकार, पहला तो गोलाकार, इसी को हम लोग कोकस भी कहते हैं अंग्रेजी में। कह सकते हैं कि ऐसे जीवाणु जो गोलाकार होते हैं उसे कोकस कहते हैं। अच्छा, बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होंगे ना, ठीक है ना, जब बहुत अधिक, इतना सौ लिखते हैं, ठीक है, जब बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं तो उसे कोकाई कहते हैं, कोकाई कहते हैं। कभी मत भूलना इसको, बस ऐसे गोलाकार दिखा देना। इस तरीके से जीवाणु जो होते हैं गोलाकार अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो जीवाणु होते हैं उसका नाम होता है छड़ेदार या दंडकार, जिसको हम लोग बेसिलस भी कहते हैं। तो कह सकते हो कि ऐसे जीवाणु जो छड़ के आकार के होते हैं उसे दंडकार जीवाणु कहते हैं। उदाहरण में इससे बना सकते हैं। तीसरा होता है, उसका नाम होता है सर्पिलाणु, समझ रहे हो, या इसी को कामा भी कह सकते हो, कामा आकार के, लेकिन आप कामा आकार के, या कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु कामा आकार के भी होते हैं, कामा आकार के भी होते हैं। इसका चित्र बनाना होगा तो कामा आकार का चित्र बना देना, इस तरीके से कामा लगता है, नहीं ऐसे बना देना इसको, इस रूप में ये और तो नहीं बना देना, इस तरीके से बना देना, तो ये कामा आकार के जो होता है जीवाणु। और 4 नंबर होता है सर्पिलाणु। सर्पिलाणु माने ऐसे जीवाणु जो सांप के आकार के होते हैं, ऐसे जीवाणु जो सांप के जैसे होते हैं तो उसे सर्पिलाणु कहते हैं। ये भी इस तरीके का होता है, सांप के आकार का जगह होता है, बना देना चित्र। समझ गए? अब सुनो, पहले स्टॉप करो, पहले इसको समझो। तो क्या हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने देखा सबसे पहले देखो मोनेरा जगत के बारे में तनी समझ लो। तो कहोगे इस जगत में प्रमुख रूप से सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? हाँ, अच्छा, मिट्टी की टुकड़ा छोटा होता है, माने सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिसको हम लोग अपने आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। बस छोटे छोटे मत कहना ना, छोटे छोटे सब होते हैं। पिंड का छर्रा भी होता है, उसको दिखाई देता है, माछी भी होती है, दिखाई देता है। माने ऐसे जगह, माने इस जगत में प्रमुख रूप से सूक्ष्म जीव उपस्थित है। इसमें प्रमुख रूप से सूक्ष्म जीव के रूप में जीवाणु आते हैं, ठीक है। जीवाणु के पिता किसको कहा जाता है, याद है? जीवाणु खुद किसने किया था? लीवन हाक ने किया था, याद है। खैर, उपस्थित होता है इसमें प्रमुख रूप से सूक्ष्म जीव के रूप में उपस्थित होता है जीवाणु। जहाँ बहुत अधिक जाड़ा, माने बहुत अधिक जाड़ा पड़ता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ता है, वहाँ भी उपस्थित होते हैं।
ये मरुस्थल में उपस्थित होता है। झरने में भी, झरना मार जानते हो ना, कहाँ आटा चला जाता है, नहीं हो पानी जो गिरता है उसमें भी उपस्थित होता है। जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जगह पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, उसे जीवाणु नहीं बना पाते हैं। याद हुआ? अच्छा, और भी बता सकते हैं। जीवाणु 4 आकार के होते हैं, देख लेना। एक तो पहला आपका है गोलाकार, दूसरा दंडाकार, कामाकार का क्या होता है, सर्पिलाणु आकार के जीवाणु होते हैं। 4 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, तब आपको आगे बता रहा हूँ। एन टाइप, ठीक है ना, जिसका नाम होगा, ये तो पढ़ लिया मैंने, आद्य बैक्टीरिया। देखो हम बता देते हैं, पहले समझो। जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया माने जीवाणु, वह मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उससे भिन्न होती है। इसकी कोशिका भित्ति भी अलग होती है और ये प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह सकता है। प्रतिकूल का मतलब बहुत आवश्यकता अधिक जहाँ गर्मी पड़ती है। हालांकि सामान्य जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन आद्य बैक्टीरिया उसमें जीवित रहते हैं। प्रतिकूल का मतलब होता है कि प्रतिकूल का मतलब होता है जो जीव रहता है ना, उसका वातावरण ऐसा हो कि जीवित रहने में उसको कठिनाई का अनुभव किया जाता है, उसको प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। एक होता है अनुकूल परिस्थिति। तो अनुकूल का मतलब होता है कि जैसे हम जीवित रहने के जैसा वातावरण चाहते हैं वैसा बना रहता है, तो उसको अनुकूल हम लोग कहते हैं। तो जो आद्य बैक्टीरिया होता है, प्रतिकूल वातावरण होता है, जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी है, बहुत अधिक जाड़ा है, बहुत गर्म झरना है, जहाँ पर सड़े गले पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होता है। आपको याद होगा कि जहाँ बहुत अधिक सड़े गले पदार्थ होते हैं वहाँ पर कौन गैस निकलता है? हाँ, मेथेन गैस। उसमें भी ये पाए जाते हैं आद्य बैक्टीरिया। माने बहुत गर्म झरना वाला जल है उसमें भी उपस्थित होंगे, सड़े गले पदार्थ होंगे, वहाँ भी आद्य बैक्टीरिया उपस्थित होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बता देते हैं, जो आद्य बैक्टीरिया होता है ना, वह गाय भैंस के जो आंत होता है उसमें पाया जाता है। गाय भैंस की जो बीमारी होता है ये आद्य बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। समझे बात को? तो लिखते हैं, देखो हेडिंग बना लो, आद्य बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया लिख लो। देखो, यह सामान्य, लिख लेना, यह सामान्य जीवाणु से, लिख लेना, से भिन्न होता है। ये समान जीवाणु से भिन्न होता है। इनकी कोशिका भित्ति भी, इनकी जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। इनकी कोशिका कई के प्रोटीन के बने। इनके कोशिका भित्ति भी सामान्य जीवाणु के तुलना में अलग होता है। इनका कोशिका भित्ति भी सामान्य जीवाणु की तुलना में अलग होता है। अच्छा, ये बहुत अधिक प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। जीवित रह सकते हैं, बहुत अधिक प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। आगे लिखना, ये बहुत गर्म झरने में भी जीवित रह सकते हैं। जीवित रह सकते हैं। अच्छा, कुछ बात और इसमें लिख लेना कि ये अधिकतर सड़े गले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ये गाय और भैंस के हाथ में पाए जाते हैं, जिससे जब गोबर निकलता है तो मीथेन गैस का उत्पादन होता है। ये गाय और भैंस के आंत में भी पाए जाते हैं। भैंस के आंत में भी पाए जाते हैं, जिससे जब गोबर बाहर निकलता है तो मीथेन गैस का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। मीथेन गैस से क्या होता है? निर्माण होता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया सुनो तो समझ लेते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? याद हो गया, गर्म झरना वगैरह जो इलाके होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। आइए अधिकतर कहाँ पाए जाएंगे? जो गाय भैंस के आंत होता है ना, आंत को मतलब जानते हैं ना, छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 4 से 6 मीटर होती है। छोटी आंत बड़ी होती है ना, बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। तो माने गाय भैंस के जो आंत होता है उसमें पाया जाता है। गाय भैंस जब गोबर बाहर निकालती है तो गोबर में कौन गैस होता है? अरे मीथेन गैस होता है। अभी पढ़ोगे गाय के गोबर जो होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मीथेन गैस होता है, तो हम लोग खाना वाना बना लेते हैं। तो बता दो इसके बारे में नोट करो। अब हम लोग को पढ़ना है तीसरा नंबर टॉपिक, जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। पहले हम बता दें कि यू बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सामान्य जीवाणु के कोशिका भित्ति से बहुत कठोर होती है। हालांकि इस यू बैक्टीरिया में वह जीवाणु आते हैं जो स्वपोषी होते हैं। जैसे अभी आप लिखे थे, इसका नाम था साइनो जीवाणु या साइनो बैक्टीरिया। ये स्वपोषी बैक्टीरिया था। प्रश्न आता है कि एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो स्वपोषी होते हैं, तो उसका नाम लिखना साइनो बैक्टीरिया, जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये अपना भोजन पौधे के जैसा स्वयं बना लेता है। समझ रहे हो? तो इसी को हम लोग कहते हैं यू बैक्टीरिया। हालांकि यू बैक्टीरिया भी हर जगह उपस्थित होता है। और भी कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उससे मनुष्य को बहुत अधिक फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अनेक प्रकार के औषधि भी बनाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई बीमारी होता है तो औषधि भी बनाया जाता है। तमाम प्रकार के क्या होता है कि आपको याद होगा कि अगर दूध से दही बनाना होता है तो दही बनाने के लिए, देखो मैं कितना अच्छा बात बता रहा हूँ, दही बनाने के लिए दूध को गर्म कर देते हैं, ले आकर थोड़ा सा दही लिया कर उसके अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो डालने के बाद वो दही क्या होता है? जाम जाता है। हम यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन, जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, आपको याद होगा। क्या अगर हम लोग दूध को ठंडा रखें, ठीक है, और उसमें तब थोड़ा सा दही लिया कर डाल दें, तो क्या दही जामेगा? ये प्रश्न आपसे। नहीं जामेगा। क्यों नहीं जामेगा? चलो नहीं जामेगा तो क्यों नहीं जमेगा? चलो हमने गर्म कर दिया और गर्म करके तब थोड़ा सा दही लिया कर उसके अंदर डाले, तब वो जम जाता। ताकि क्यों जम जाता? गर्म करने के बाद क्यों जम जाता? पूरा उसमें फैल जाता है। समझ रहे हो? गर्म करते रहोगे तो थोड़ा सा दही रखोगे ना, पूरा जीवाणु उसमें फैल जाता है, तो जल्दी से दही जम जाता है। तो फायदा भी है जीवाणु से। दूध अगर जीवाणु नहीं रहेंगे तो दूध कभी दही में बदलेगा नहीं। जीवाणु नहीं रहेंगे तो तमाम प्रकार के जो खाने वाले पदार्थ बनते वो भी नहीं बन पाएंगे। अनेक प्रकार के जो औषधियाँ होती है वो भी नहीं बन पाएंगी। तमाम प्रकार के जो जीवाणुओं के संबंधित रोग होते हैं उसको उपचार में भी इसका प्रयोग वो भी नहीं होता। और जीवाणु से हानि भी है, रोग भी होते हैं ना, पशु में होते हैं, जंतु में होते हैं, मनुष्य में होते हैं, तो अनेक रोग भी होता है। समझ, तो लाभ भी है तो हानि भी है। चलो हेडिंग बना लो तुम लोग, यू बैक्टीरिया लिखो। इसमें जो जीवाणु आते हैं, वे सामान्य जीवाणु से अलग होते हैं। इसमें जो जीवाणु होते हैं वो समान जीवाणु से क्या होते हैं भाई? अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि इसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो समान जीवाणु की कोशिका भित्ति से कठोर होती है। लिख लेना, इसमें उपस्थित जीवाणु की कोशिका भित्ति सामान्य जीवाणु की कोशिका भित्ति से कठोर होती है। ये तो आपको याद हो गया होगा, कठोर होती है। अच्छा, इसमें वही जीवाणु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन इसमें वे जीवाणु आते हैं जो
अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। कौन जीवाणु कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। उदाहरण में तो यहीं पे लिख सकते हैं। उदाहरण में साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हैं। आगे लिख रहा है कि ये जीवाणु लगभग सभी जगह उपस्थित होते हैं। अच्छा, ये जीवाणु अधिक बीमारी को नहीं फैलाते हैं। देख लेना, ये जीवाणु घातक रोग भी उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक। अब आना परपोषी जीवाणु। और ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे जीव के अंदर आकर अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन दूसरे जीव को बहुत ज़्यादा रोग भी उत्पन्न करते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये अपना भोजन दूसरे जीव के अंदर रहकर प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परपोषी जीवाणु कहते हैं। ये अनेक घातक रोग भी उत्पन्न करते हैं। मान देखो, जो परपोषी जीवाणु होगा वो रोग उत्पन्न करेगा, और जो स्वपोषी जीवाणु होता है रोग उत्पन्न नहीं करता है। सब आपको याद करना पड़ेगा। चलो नीचे तनी और आगे देख लेते हैं हम लोग। 2-4 गो और हेडिंग है बस। एक तो आप पढ़ेंगे जीवाणुओं के लाभ। जीवाणुओं से लाभ पहला लिखना, जीवाणु से अनेक उपयोगी प्रतिजैविक औषधि बनाई जाती है। पहला ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि जीवाणु के द्वारा एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदला जाता है। जीवाणु के द्वारा एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदला जाता है। ठीक, लिख लियो ना। ऐसा लिख सकते हो कि जीवाणु जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, लिखे लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध को दही में बदल दिया जाता है। ओके, अब लिखना जीवाणु से हानि। जीवाणु से हानि, जीवाणु से अनेक रोग मनुष्य, गाय, भैंस और अनेक जीवधारियों में उत्पन्न होता है।
बता दोगे ना तुम लोग। रोग भी उत्पन्न होता है, लाभ भी होता है। तो सब जीवाणु को रोग हुआ, लाभ हुआ। दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग। फटाफट लिखो, सब याद कर लो। ये चीज़ जो है कि अगर आपसे प्रोटिस्टा जगत के बारे में पूछेगा तो आप कहेंगे कि प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसको रखा गया है। किसमें? जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें एक यूकैरियोटिक जो एक कोशिकीय जीव है उसको रखा गया है। हालांकि इसमें प्रोटिस्टा जगत में बहुत सारे रखा गया है। एक तो आपका साइनोबैक्टीरियम भी रखा गया है, बहुत सारा जो चीज़ें होती है उसको रखा गया है। इसमें अधिकतर देखेंगे कि ऐसे जीव रखे गए हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ भी इसी में सम्मिलित आपका है। पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, अमीबा हुआ, सब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। कुछ पादप भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्या किए गए, रखे गए हैं। समझ रहे बात को? तो लिखो प्रोटिस्टा जगत में देखो प्रोटिस्टा जगत। देखो इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का रखा गया है। इसमें जो जीव होते हैं उसमें सभी प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं। क्यों कोशिकांग पाए जाएंगे, कोई बताएगा? कोशिकांग भी, अरे कोशिकांग मतलब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम्स हुआ। क्योंकि यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक में सभी प्रकार के कोशिकांग क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सभी प्रकार के कोशिकांग क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसमें कसाब और कशभिकाएँ भी पाई जाती है, जिसके द्वारा ये गति करते रहते हैं। हो गया। इसमें पादप भी, इसलिए इसमें कुछ पादप को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कुछ पादप को भी क्या किया गया। अच्छा, इसमें उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, जरा सोचो। उदाहरण आप लिख सकते हैं पैरामीशियम। क्या लिख सकते हैं? पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। ये सब उदाहरण आ जाएंगे किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, जल्दी से नोट करो प्रोटिस्टा जगत के बारे में। क्राइसोफाइट के अंतर्गत जो जीव आते हैं वह सुनहरे सवाल आते हैं। और सवाल कहाँ पाया जाता है? जल में पाए जाते हैं। लिख लेना, इसमें सुनहरे सवाल आते हैं, जल वगैरह में सब पाए जाते हैं। इसके अंदर जो होता है सिलिका पाया जाता है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। ये जो होते हैं करोड़ों वर्षों में जमा होते हैं, इसीलिए इसको डायटमी मृदा भी कहते हैं। तो लिख लो क्राइसोफाइट। लिखना, इसके अंतर्गत डाइटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। क्या कहा है? इसके अंतर्गत डाइटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। इसमें मान लिख लेना कि इसमें उपस्थित जीवधारी अधिकतर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और डाइटम करोड़ों वर्ष बाद जमा होता है। लिखना डाइटम
करोड़ों वर्ष बाद जमा होता है, जिसे डाइटम मृदा कहते हैं। डाइटम मृदा। तो आज का टॉपिक समाप्त, बाकी हम लोग इसका आगे कल पढ़ेंगे। कल ठीक है, जल्दी से आप चले जाइए।